अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। आइए सुनते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खौफनाक जिन की दास्तान। वकार अली ने अपने कंट्री मैनेजर जब्बार को बुलाया और उससे सारे काम की डिटेल मांगी, क्योंकि वो इलाज के लिए इंग्लैंड जा रहे थे और साइन की अथॉरिटी वो अपनी बेटी नवीन वकार अली को देकर जा रहे थे, जो पढ़ाई पूरी करके फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर चुकी थी। अली ग्रुप ऑफ कंपनीज देश में बड़े पैमाने पर और देश से बाहर भी काम कर रही थी। ऊपर वाले ने उन्हें खूब दिया था और इसी हिसाब से वो चैरिटी भी करते थे। इस सारे कारोबार के मालिक वकार अली बहुत नेक इंसान थे और अपने वालिद के नक्शे कदम पर यानी पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी मेहनत से जमाए कारोबार को बहुत आगे ले गए। उनके वालिद ने अपने घर की छोटी सी जगह पर एक फैक्ट्री बनाई और फिर देखते ही देखते उसको सारे देश में फैला दिया। वकार अली ने अपने वालिद की एक एक नसीहत को गिरह में बांध लिया था। बेगम के इंतकाल के बाद उन्होंने दोनों बच्चों की बेहतरीन तरबियत की थी। नवीन तो बिजनेस ज्वाइन कर चुकी थी, मगर उससे 5 साल छोटा सायम इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी कर रहा था। नवीन रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी च्युइंगम चबा रही थी और साथ ही वो पेपर वेट को घुमा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो नवीन का हाथ रुक गया। कम इन, उसने कहा तो जब्बार अंदर आ गया। वो काजिम साहब कह रहे हैं कि डेनिम फैक्ट्री के एक्सपेंशन के लिए होने वाली कंस्ट्रक्शन रुक गई है, जब्बार ने बताया। क्यों? नवीन ने चौंक कर पूछा। वो दरअसल वहाँ एक पेड़ है जो नक्शे में गलती से रह गया है और वो बिल्कुल बीच में आ रहा है। अब बताइए क्या करना है, जब्बार ने बताया। करना क्या है? कटवा दीजिए पेड़ को, नवीन ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं एक बार वकार सर से पूछ लूँ? मुझे उन्हें हर चीज़ के बारे में बताना होता है, यू नो, जब्बार ने झिझकते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे यकीन था कि डैड भी यही कहेंगे। जब्बार ने उसी वक्त अपने मोबाइल से वकार अली को कॉल मिलाई। हाँ बोलो जब्बार, वकार अली की आवाज़ कमरे में गूंजी, क्योंकि जब्बार ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। सर, दरअसल जहमत इसलिए दी कि जब्बार ने वकार अली को सारी बात और नवीन का फैसला बताया। जवाब में वकार अली गुस्से में दहाड़े। दिमाग खराब हो गया है क्या नवीन का? जब्बार खिसियाना सा होकर बोला। सर वो, मगर वकार अली ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उनका पारा एकदम हाई हो गया था। किसने इजाज़त दी नवीन को पेड़ काटने की? उससे कहो भूल कर भी ऐसा ख्याल दोबारा दिमाग में न लाए। आर्किटेक्ट को बुलवाओ, दूसरा नक्शा बनवाओ, चाहे जितना भी लॉस हो, समझे? उनका गुस्सा आसमान को छू रहा था। इतना कहकर उन्होंने नवीन से बात करने की जहमत भी नहीं की और लाइन कट कर दी। जब्बार ने नवीन की तरफ देखा। वो चोर सी बनी शर्मिंदगी से मुंह झुकाए बैठी थी। मैं काजिम साहब को बता देता हूँ, जब्बार ने इतना कहा और वहाँ से चला गया। नवीन का चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसकी आंखें नम थी। इतनी मामूली सी बात के लिए इतनी इंसल्ट। ये भी नहीं सोचा कि जब्बार पर मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। डैड, दिस इज़ नॉट फेयर, नवीन ने धीरे से कहा। वो चलती हुई उस पेड़ के पास आई। उसका मूड ऑफ था, जिसकी वजह से उसके गाल तमतमा रहे थे। उसने हवा से आई लट को चेहरे पर से हटाया और बोली, आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हारी वजह से डैड ने मुझे इतने रूड अंदाज में डांटा? जानते हो तुम्हारी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट हुई है? नवीन ने पेड़ की तरफ देखते हुए कहा। फिर वो घूमकर पेड़ का जायजा लेने लगी। नवीन ब्लू डेनिम और वाइट शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने बालों को टाई अप किया हुआ था। वो बादाम का घना पेड़ था
जो कि लाल लाल बादामों से लदा हुआ था। नवीन ने अपनी हाई हील सैंडल्स उतारी और उछलकर बादाम तोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर नवीन का हाथ उस तक नहीं पहुंचा। शिट, उसने पैर पटक कर कहा। उसके चेहरे पर उसकी लट आ गई थी। नवीन ने उसे हटाया। एकदम पेड़ की डालियां हिली और नवीन के आगे बादामों का ढेर लग गया। नवीन ने मुस्कुराते हुए एक बादाम उठाया और उसे साफ करके खाना शुरू कर दिया। नवीन ने बादाम खाकर कहा, जो कि बेहद मीठा और टेस्टी था। बादाम खाते खाते नवीन की नज़र पेड़ पर बैठे एक काले चमकदार बिल्ले पर पड़ी, जो टिकटिकी बांधे उसे ही देख रहा था। उसे देखकर नवीन का मूड एकदम बदल गया। उसे बिल्लियां शुरू से ही अच्छी लगती थी। नवीन मुस्कुराकर आगे बढ़ी और उस बिल्ले को उठा लिया और उसका मुंह अपनी तरफ करके देखा तो काले बिल्ले ने हल्के से म्याऊं किया और अपनी हरी आंखों से उसे देखने लगा। यहाँ अकेले बैठे क्या कर रहे हो? मेरे साथ रहोगे? चलो, बहुत मज़ा आएगा। नवीन ने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा तो उसने आंखें मूंद ली। बहुत प्यारे हो, दिल चाह रहा है तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रख लूं। नवीन ने उसे सीने से लगाकर खींच लिया। मैम, डीएम साहब आपका वेट कर रहे हैं, एक मुलाजिम ने आकर कहा तो नवीन ने बिल्ले को वापस पेड़ पर छोड़ दिया और अपनी सैंडल्स पहनकर वापस पलट गई। काला बिल्ला दूर तक उसे जाता देखता रहा। रात के अंधेरे में वो 4 लोग थे जो बड़ा सा आरा लिए पेड़ के पास खड़े थे। चल गुरु, हो जा शुरू। दोनों एक एक तरफ से आरा पकड़कर खड़े हो गए और पेड़ पर आरा रखकर चला दिया। आरे का चलना था कि वो दोनों हवा में लटक गए। दोनों ने चीखना शुरू कर दिया। ये देखकर उनके बाकी 2 साथी डर से भागने लगे, मगर वो भागते भागते ही हवा में लटक गए और फिर देखते ही देखते उनके जिस्मों में आग भड़क उठी। वो हवा में लटके लटके ही जलते हुए चीखते रहे। सुबह जब सब लोग आए तो 4 जले हुए काले कोयले सी बॉडी हवा में झूल रही थी, जबकि उनके बाल पेड़ों की डालियों में उलझे हुए थे। ये खबर सुनकर नवीन भी वहां आई। वहां का मंजर देखकर उसकी रूह फना हो गई, उसके होश उड़ गए। ओ खुदाया, कितनी भयानक मौत मिली है इन्हें, जब्बार ने छुरछुरी लेकर कहा, मगर नवीन को चुप सी लग गई थी। वो कार में आकर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफा उसने इस तरह की सिचुएशन को फेस किया था। पुलिस आई तो पता चला कि वो लोग क्रिमिनल थे, मगर वो यहाँ आए और उन्हें चलाया किसने, ये समझ नहीं आ रहा था। आरे से ये तो अंदाज़ा हो गया था कि वो लोग पेड़ काटने आए थे, मगर क्यों? नवीन ने वकार अली को इस बारे में बताने से मना कर दिया, क्योंकि वो बिला वजह डिस्टर्ब हो जाते। नवीन ने शावर लिया और बाथरूम से निकल आई। आज वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। वो अपने नरम मुलायम बिस्तर पर लेटते ही धंस गई। उसने एक मुलायम कुशन सीने से दबोचा और आंखें बंद कर लीं। एकदम उसे उस नरम कुशन में हरकत महसूस हुई, मानो कोई जिंदा चीज़ हो। नवीन ने आंखें खोलकर कुशन को देखना चाहा तो एकदम लाइट बंद हो गई। कुछ मिनट गुजर जाने के बाद भी जब ऑटोमेटिक जनरेटर ऑन नहीं हुआ तो उसने अपना मोबाइल उठाकर चलाया और उठकर इंटरकॉम पर मुलाजिम को जनरेटर ऑन करने का कहा, मगर मुलाजिम के जवाब से वो चुप रह गई, क्योंकि मुलाजिम ने बताया कि पूरे घर की लाइट तो आ रही थी, सिर्फ नवीन के रूम में फॉल्ट हुआ था। इसे फ़ौरन ठीक करवाओ, उसने ऑर्डर दिया और नाइट गाउन की डोरियां बांधकर रूम से बाहर निकल आई। उसका इरादा दूसरे रूम में सोने का था। जैसे ही उसने रूम से कदम बाहर निकाला, उसके कमरे की मध्यम नीली रोशनी जल गई। ओ थैंक गॉड, नवीन ने कहा और वापस अपने रूम में आ गई और फिर थप से बिस्तर पर गिरकर उसमें धंस गई और आंखें बंद कर ली। एकदम से लाइट फिर बंद हो गई। क्या मुसीबत है, वो फिर झिंझलाकर उठी। कमरे में मौजूद ग्लास विंडो से
चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। विंडो एसी की वजह से बंद थी। नवीन उठकर रूम से बाहर जाने लगी तो गड़गड़ाहट से ग्लास विंडो खुल गई। नवीन एकदम उछल पड़ी कि विंडो किसने खोली। वो आंखें झपकाती उस तरफ बढ़ी, मगर खिड़की की तरफ देखते ही उसके कदम वहीं रुक गए। खिड़की में एक काले साए जैसी कोई चीज पैर लटकाए बैठी थी, जिसकी आंखें लाल बल्ब की तरह जल रही थीं। नवीन चीखें मारती दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। उसकी आवाज पर सारे मुलाजिम जमा हो गए। नवीन ने उन्हें बताया कि कोई उसके कमरे में है। चौकीदार गन लेकर नवीन के कमरे में गया, मगर उसे वहां कोई नहीं मिला और कमरे की लाइट भी जल रही थी। शायद मैं ज़्यादा थक गई हूँ, उसने खुद को तसल्ली दी और कमरे में सोने चली गई, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना लैपटॉप निकाला और उसे खोलकर बैठ गई। एकदम से हवा का तेज झोंका आया, जिसने नवीन के बालों को उड़ा दिया। हवा से नवीन की आंखें भी बंद हो गईं। एकदम से नवीन को गर्मी का एहसास होने लगा। उसने आंखें खोलकर एसी की तरफ देखा तो वो फुल पर था, मगर नवीन को लगने वाली गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसने खुले बालों को बांध लिया। उसकी गर्दन पर पसीने के कतरे नमदार हो चुके थे। नवीन ने लैपटॉप बंद करके बेड पर रखा और खुद बेड से नीचे उतरने लगी तो एकदम किसी ने झटके से उसके बालों को खोल दिया और उसके ब्राउन सिल्की बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। फिर किसी ने जोर से फूंक मारी तो उसके चेहरे पर पड़ी लटें हट गईं। नवीन ने डरे अंदाज में इधर उधर देखा तो उसकी नज़र बेड से दूर रखी इजी चेयर पर जाकर रुक गई। चेयर पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ था, जिसके बड़े बाल कंधों से नीचे आ रहे थे। सांवली रंगत, घनी काली मिली हुई भवें, उनके नीचे मौजूद बेहद चमकदार आंखें नवीन पर ही जमी हुई थीं। नवीन धक से रह गई। नौजवान नवीन को देखकर धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में जाने क्या था कि नवीन के अंदर डर की लहर दौड़ गई। कौन हो तुम? नवीन ने थूक निगलते हुए पूछा। नौजवान खामोशी से उठा और चलता हुआ नवीन के पास आने लगा। नवीन सहम कर सिमट गई। साथ उसको लगने वाली गर्मी की तेजी और बढ़ने लगी। नौजवान को अपने करीब आता देखकर नवीन बेइख्तियार डर कर दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर जोर डाला, मगर वो मूव न हुआ। नौजवान बिल्कुल उसके पास आ गया। नवीन ने चीखना चाहा तो किसी ने बेइंतहा गरम तपते हाथ नवीन के होठों पर रख दिए। फिर काले गहरे धुएं की चादर ने उसे अपने अंदर समो लिया और नवीन होश से बेगानी होती चली गई। नवीन ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, मगर वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। उसे रात वाली घटना बिल्कुल याद नहीं थी। ऑफिस पहुंचकर उसे बुरी खबर मिली कि क्लाइंट ने बिना कोई रीज़न शो किए डील कैंसिल कर दी। नवीन ने उन्हें कन्विंस करने की हर तरह से कोशिश की, मगर उन्होंने साफ मना कर दिया। इस तरह से डील कैंसिल हो जाना, नवीन सर पकड़कर बैठ गई। करोड़ों का नुकसान हुआ था। ये बात भी नवीन ने वकार अली को बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थे और डॉक्टर से मिलने इंग्लैंड गए हुए थे। नवीन और जब्बार ऑफिस से निकले तो 8 बज रहे थे। क्या प्रोग्राम है, डिनर साथ करें? नवीन ने जब्बार से पूछा। क्या ये डिनर बॉस की तरफ से ऑर्डर है या दोस्त की तरफ से ऑफ़र है? जब्बार ने हंसते हुए पूछा। जब्बार और नवीन में 2 साल का ही फ़र्क था। जब्बार वकार अली के दोस्त का बेटा था और जब्बार और नवीन ने यूके से बिजनेस की डिग्री ली थी। वो नवीन का सीनियर था, मगर दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। ऑफ कोर्स फ्रेंड की तरफ से ऑफ़र है, नवीन ने कहा।
तो फिर ठीक है, तुम ड्राइवर को भेज दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तो नवीन मुस्कुराती हुई उसके बराबर वाली सीट पर बैठ गई। तो जब्बार ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नवीन, मुझे अब तुमसे कुछ कहना है, जब्बार ने ड्राइव करते हुए कहा, मगर नवीन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो जब्बार ने बराबर में देखा तो एकदम उसके पैर ब्रेक पर आ गए। गाड़ी झटका लेकर रुक गई। जब्बार के बराबर वाली सीट पर नवीन की जगह एक काला बिल्ला बैठा हुआ था। जब्बार ने शो शो करके उसको भगाना चाहा, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। जब्बार नवीन को ढूंढ रहा था, आखिर वो कहाँ गई। एकदम उस बिल्ले का साइज बढ़ने लगा और वो अपनी शक्ल बदलने लगा और एक नौजवान की शक्ल में बदल गया। फिर उस नौजवान के काले बालों भरा हाथ जब्बार के गले पर गया और कसकर पकड़ लिया। अपनी हद से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया और जब्बार बेहोश हो गया। नवीन हैरान थी कि वो जब्बार के साथ डिनर करके वापस कब आई। न तो उसे डिनर याद आ रहा था और न ही अपनी वापसी। वो कब घर वापस आई उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा था। उसने जब्बार का फ़ोन नंबर मिलाया, मगर उसने कॉल रिसीव नहीं की। नवीन ने मोबाइल रख दिया। कमरे में मौजूद ड्रेसिंग टेबल के आईने में अचानक धुआं भरने लगा। नवीन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने आंखें मली। धुआं कमरे में भी फैल गया था। नवीन को अपने बालों में कोई उंगलियां फेरता महसूस हुआ, तो उसने जोर से बालों को झटका और कई कदम पीछे हट गई। फिर उस धुएं ने उसी नौजवान की शक्ल बदल ली। आज नवीन को वो याद आ गया था। तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आए? जवाब में वो नौजवान बोला, भूल गई मुझे तुमने खुद अपने पास बुलाने की दावत दी थी। मेरी हद तो वहीं तक थी, मगर तुमने वो हद तोड़कर मेरा काम बहुत आसान कर दिया। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दीवाना था, मगर तुमने अपनी शामत खुद बुलाई है। नवीन हैरानी से उसकी बातें सुनती रही, फिर बोली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं याद कि मैंने तुमसे मुलाकात की है, और अगर की भी है तो तुम यूं बिना इजाज़त मेरे कमरे में कैसे आए? नवीन ने गुस्से से कहते हुए गार्ड को बुलाया। नौजवान ठहाका लगाते हुए बोला, गार्ड तो क्या, कोई भी मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकता। फिर वो नवीन के करीब आया तो जलन और तपिश से वो चलने लगी। उसे घबराहट हो रही थी। ये तुमको साफ बता दूं कि मैंने सिर्फ तुमको चाहा था, मगर आगे जो कुछ तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। मुझे इल्ज़ाम मत देना। उस नौजवान ने नवीन को घूरते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, और पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? नवीन ने झुंझलाते हुए कहा। तो वो नौजवान आगे झुका और अपना चेहरा बिल्कुल नवीन के चेहरे के पास लाया। नवीन का चेहरा गर्मी की जलन से सुर्ख होने लगा। उस नौजवान ने नवीन की आंखों में देखा और धीरे से बोला, जिन, और लम्हा भर में गायब होकर दोबारा हाजिर हो गया। नवीन वहीं लहराकर ज़मीन पर ढेर हो गई। वो जिन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और अपनी चमकती आंखों से नवीन की तरफ देखा तो वो खुद ब खुद हवा में ऊपर उठी और हवा में तैरती बिस्तर पर लेट गई और फिर काले धुएं में खो गई। घड़ी 12 बजा रही थी। जब्बार सोफे पर बैठा हुआ सिगरेट के कश लगा रहा था। तो सारे फसाद की जड़ वो पेड़ है। उसी रहस्य की वजह से वकार अली ने उसे काटने से मना किया है, मगर वो तो मेरे रास्ते में आ रहा है। अगर मेरी शादी नवीन से नहीं हुई
तो ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस किस तरह मेरे हाथ आएगा? जब्बार ने उंगली में जलती सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाया और बोला, अपनी सालों की मेहनत को यूं बर्बाद नहीं होने दूंगा जो वकार अली का भरोसा जीतने में खर्च की है। और फिर गाड़ी निकालकर वो डेनिम फैक्ट्री पहुंच गया। गाड़ी उसने कुछ दूर खड़ी की और उसमें से कैन निकालकर फैक्ट्री के पिछली साइड चला गया जहां की दीवार नीची थी। फिर वो फैक्ट्री के अंदर कूद गया। फिर वो कैन लेकर पेड़ के पास गया और मक्कारी से बोला, इस फसाद की जड़ को ही जलाकर भस्म कर देता हूँ जो मेरी राह में रुकावट बन रहा है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जब्बार झुककर कैन उठाने ही लगा था कि एक जोरदार फुनकार सुनाई दी, इतनी जोरदार कि जब्बार लड़खड़ा गया। साथ ही उसके बराबर में से कोई चीज़ बेहद तेज़ी से गुजरी। जब्बार अपना बैलेंस बराबर नहीं रख सका और नीचे गिर गया। जब्बार ने ज़मीन पर गिरे हुए अपनी दाईं तरफ मुंह किया तो एक बड़ी, बहुत बड़ी काली सी चीज़ तेज़ी से हरकत करती आगे जा रही थी। जब्बार ने उठकर कपड़े झाड़े और उस तरफ गौर से देखने लगा। अब जो उसकी नज़रों ने देखा तो उसे देखकर उसके कदम ज़मीन ने जकड़ लिए। उसकी सारी बहादुरी हवा हो गई थी। वो काली चीज़ बेहद तेज़ रफ्तार से बढ़ती हुई उस बादाम के पेड़ के तने से लिपटने लगी और लिपटते लिपटते ऊपर उठने लगी। जब्बार ने अब उसे पूरा देखा था। वो बेइंतहा बड़ा और बेइंतहा चौड़ा अजदहा था। वो पेड़ से भी ऊपर हवा में खड़ा हो गया था और आसमान छू रहा था। मुझे माफ़ कर दो, जब्बार ने कांपते हुए कहा। वो अजदहा फुनकारता हुआ ऊपर हवा में उठने लगा। जब्बार ने नज़र आसमान की तरफ की और ज़ोर से हंसने लगा। अजदहा ऊपर चला गया था। जब्बार अपने बचने पर ठहाका लगा रहा था, मगर पलक झपकते ही वो अजदहा हवा में गोता लगाकर वापस नीचे आने लगा। इस बार उसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ था और फिर उस अजदहे ने जब्बार को पूरा निगल लिया और पेड़ के तने से गायब हो गया। जब्बार कहाँ गया किसी को कुछ मालूम नहीं था। उसकी गाड़ी फैक्ट्री से दूर खड़ी मिली थी और फैक्ट्री में पेड़ के पास कैन पड़ा हुआ मिला था, मगर उसका कोई रिलेशन जब्बार से नहीं जुड़ रहा था। पुलिस रस्मी कार्रवाई करके वहां से चली गई थी। नवीन ऑफिस नहीं आ रही थी। उसे फ़ोन किया गया तो उसने कहलवा दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर असलियत में ये नवीन ने नहीं, उसके पुराने मुलाजिम हैदर बाबा ने अपने पास से कहा था, क्योंकि वो नवीन की इंसल्ट नहीं करवाना चाहते थे। नवीन तो बिल्कुल अजीब हरकतें करने लगी थी। वो हर वक्त कमरे में बंद रहती और जो कोई दरवाज़ा बजाता वो गालियों की बौछार कर देती। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया था। सारे मुलाजिम एक दूसरे का मुंह तकते रहते, क्योंकि नवीन एक बेहद मजबूत दिल दिमाग की लड़की थी। मगर अब ये बात हैदर बाबा को खटक रही थी, इसीलिए उन्होंने वकार अली को फ़ोन करके अपनी परेशानी बता दी। वकार अली और सायम दोनों नवीन की तबीयत का सुनकर फ़ौरन वापस आ गए। नवीन, बेटा उठो। वकार अली ने बिस्तर पर लेटी नवीन के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे आवाज़ दी तो नवीन ने धीरे से आंखें खोल दी। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, आंखों में जैसे खून के टुकड़े तैर रहे हों। वकार अली थक से रह गए। नवीन की सुर्ख सफ़ेद रंगत तप कर तांबे जैसी हो गई थी और आंखों में काले घेरे पड़ गए थे। नवीन, बेटा, ये क्या हालत बना ली है? मुझे फैक्ट्री में होने वाले नुकसान का पता चल गया है। माना कि लॉस बहुत बड़ा हुआ है, मगर बेटा ये तुमसे ज़्यादा तो नहीं है। तुमने इतना असर ले लिया कि तबीयत ख़राब कर ली। वकार अली की बात पर नवीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उन्हें क्या बताती कि वो हर पल किस तकलीफ़ से गुजर रही है। फिर वकार अली नवीन से बातें करके
उसके रूम से बाहर आ गए। साइम लॉन्ज में बैठा हुआ था। वकार अली भी वहीं चले गए। डैड, नवीन बाजी उठ गई? उसने पूछा तो वकार अली ने हाँ में गर्दन हिला दी। जब ही हैदर बाबा कॉफ़ी लेकर आ गए। नवीन ने वर्क लोड लिया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। वकार अली ने सिगार केस से सिगार निकालकर होठों से लगाया और बोले, डैड, डॉक्टर ने मना किया है सिगार के लिए। साइम ने कहा। ओके बाबा, वकार अली ने सिगार वापस केस में रखते हुए कहा। वकार मियाँ, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, हैदर पापा ने कहा तो साइम कॉफ़ी का मग लेकर उठ गया और बोला, डैड मैं नवीन बाजी के पास हूँ, और वहाँ से चला गया। हैदर पापा ने वकार अली से कहा, वकार मियाँ, अब जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ वो मेरी आंखों देखा हाल है। नवीन बेटा की जो हालत है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और ये बात मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी ही हालत मेरे गांव की एक बच्ची की हुई थी। जिन आ गया था उस बच्ची पर। हैदर पापा ने कहा तो उनकी बात सुनकर वकार अली चौंक गए। जिन? उन्होंने पूछा। अल्लाह करे वकार मियाँ ये सब सच ना हो, मेरा वहम हो, हैदर बाबा ने फिक्रमंदी से कहा। बाबा, आपको ये ख्याल किस वजह से आया? वकार अली को यकीन नहीं आ रहा था। कुछ दिनों से नवीन बेटा का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ है, बहुत अजीब सा। हर वक्त गुमसुम रहना, कमरे में बंद होना, खाना पीना छोड़ देना, हर वक्त गुस्से की हालत में रहना। शाम में नवीन बेटा के कमरे से बेहद चुभती हुई तेज खुशबू आने लगती है। और रात? हैदर पापा और कुछ कहते कहते रुक गए। रात में क्या? वकार अली ने बेताबी से पूछा। क्या बताऊं वकार मियाँ, रात होते ही बंद कमरे से नवीन बेटा की आसमान से बातें करने वाली चीखें सुनाई देती हैं। या अल्लाह, इतनी दर्दनाक चीखें मैंने कभी नहीं सुनी। हैदर बाबा ने आसमान की तरफ मुंह करके कहा। वो रुके और फिर और बोले, मैंने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो नहीं खुलना था और न खुला। हैदर बाबा सर हिलाते हुए कहने लगे। उनकी बात सुनकर वकार अली चुप के चुप रह गए। फिर भी एक आखिरी उम्मीद के साथ मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूँ कि ये सच है या फिर मेरा वहम, हैदर बाबा ने कहा। वो कैसे? वकार अली ने पूछा। रुकिए, कहकर हैदर बाबा वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद वो वापस आए तो उनके हाथ में एक काला थैला था। ये क्या है बाबा? वकार अली ने पूछा। हैदर पापा ने थैला खोला तो उसमें बड़ी बड़ी हड्डियाँ थीं। ये मैंने गांव से मंगवाई हैं, पढ़ाई की हुई हैं और हड्डियाँ जिनको बहुत पसंद होती हैं, हैदर बाबा ने बताया, और साथ ही उस थैले का मुंह कसकर बांध दिया और ले जाकर नवीन के कमरे की चौखट पर रख दिया। सूरज ढलने के बाद वकार अली हैदर बाबा के साथ नवीन के कमरे के बाहर मौजूद थे। थैला चौखट पे जूं का तू रखा हुआ था। हैदर बाबा आगे बढ़े, उन्होंने थैला उठाया तो वो खाली हवा में झूल गया, जबकि उसका मुंह उसी तरह बंधा हुआ था। हैदर बाबा के माथे पर फिक्र की लकीरें पड़ गईं। रुकिए, मैं उन्हें तो बता दूं जिन्होंने ये थैला दिया था। इतना कहकर वो जेब से मोबाइल निकालकर कॉल मिलाने लगे। हाँ शिराज, शाह साहब से बात करवाओ। उन्होंने गांव फ़ोन करके बेटे से कहा था, जो शायद पहले ही से वहां गया हुआ था। फिर कुछ लम्हे बाद वो दोबारा बोले, शाह साहब, थैला बिल्कुल खाली है। फिर वो खामोशी से काफ़ी देर तक कॉल सुनते रहे। फिर उन्होंने फ़ोन बंद किया और फिर मायूसी से वकार अली की तरफ देखा तो वो भी परेशान हो गए। शाह साहब ने नवीन बेटा के लिए पढ़ाई की है और बताया है कि एक बेहद ताकतवर जिन, जो कि सरदार जिन का बेटा है, वो नवीन पर आ गया है। वो पहले ही से नवीन पर आशिक था, मगर उसकी हद बांधी गई थी। लेकिन नवीन की नादानी ने उस हद को तोड़ दिया और अब उनका पूरा कबीला नवीन को सज़ा देने के हक में फैसला सुना चुका है। उसकी सज़ा और भी भयानक होती अगर वो जिन उस पर आशिक नहीं होता, और अब तक वो नवीन को ख़त्म भी कर चुके होते। एक तरह से वो जिन नवीन की ढाल भी है।
ऐ अल्लाह रहम फरमा मेरी बच्ची पर, वो किस मुसीबत में फंस गई है। वकार अली ने दुआ मांगी। एकदम नवीन के कमरे से मर्दाना कहकहे सुनाई दिए। वकार अली ने दरवाज़ा खोलना चाहा मगर वो बंद था। नवीन बेटा दरवाज़ा खोलो, उन्होंने ज़ोर से कहा, मगर जवाब में नवीन की दर्दनाक चीख सुनाई दी। नवीन! वकार अली ने तड़प कर दरवाजे को पीट डाला, मगर अंदर से सिवाय नवीन की दर्द भरी चीखों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वकार अली वहीं ज़मीन पर बैठ गए। वकार मियाँ, हिम्मत से काम लो, मैं अभी गांव के लिए निकल रहा हूँ। मैं शाह साहब को लाता हूँ, जिन्होंने गांव में उस बच्चे को बचाया था, हैदर बाबा बोले। वकार अली सर पकड़कर बैठे थे। फैक्ट्री की सारी मशीनें खुद ब खुद रिवर्स में चलना शुरू हो गई थीं और सारा माल मशीनों में फंसकर ख़राब हो गया। सारे इंजीनियर्स फॉल्ट दूर करने में लगे हुए थे। मशीनें तो रुक गईं मगर नुकसान हो चुका था। वकार अली बोझल कदमों से घर आए और सीधे नवीन के कमरे में चले गए। नवीन बिस्तर पर बाल बिखेरे बैठी छत को घूर रही थी। वकार अली उसके पास बैठे और उसका हाथ थामते हुए बोले, क्या हो रहा है मेरा बच्चा? जवाब में नवीन खामोश नज़रों के साथ उन्हें तकने लगी। वकार अली की नज़र नवीन की कलाइयों पर गई तो वो ठिठक गए। नवीन की सफ़ेद कलाइयों पर मोटी मोटी उंगलियों के गहरे गहरे निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने सख्ती से उसकी कलाइयों को पकड़ा हो। एकदम खामोश बैठी नवीन को झटका लगा और उसने जोर से अपनी कलाई वकार अली से छुड़ा ली। देख लिया अपनी बेटी का हाल, अब उठ और जा यहाँ से। नवीन के मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली। वकार अली ने कुछ कहना चाहा ही था कि एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर पड़ा। थप्पड़ में इतनी ताकत थी कि वो बिस्तर से नीचे जा गिरे। दफ़ा हो जा यहाँ से। नवीन दहाड़ी तो वकार अली उठकर कमरे से बाहर आ गए। उनके निकलते ही दरवाज़ा जोरदार धमाके से बंद हो गया और फिर उस दरवाजे के पीछे से नवीन की दर्दनाक चीखें आना शुरू हो गईं। वकार अली बेबसी से वहीं बैठकर सिसकने लगे। वकार अली ऑफिस में बैठे थे कि उन्हें खबर मिली कि उनकी 2 फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है। दोनों फैक्ट्रियों की मशीनें ऐसे जाम हो गई हैं कि समझ नहीं आ रहा। सारे इंजीनियर्स सर पकड़कर बैठे हुए हैं। फिर अचानक फैक्ट्री में ज़बरदस्त आग लग गई थी और सारा माल जलकर खाक हो गया था, मगर आग फिर भी भड़क रही थी, जिसे बुझाने की कोशिशें जारी थीं। कई जगहों पर अली ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम बंद हो गया था। वकार अली दिल पकड़कर बैठ गए। एक के बाद एक परेशानी ने उन्हें तोड़ दिया था। वो पहले ही हार्ट पेशेंट थे, बिस्तर पर पड़ गए। साइम ने उन्हें हिम्मत दिलाई और आराम करने को कहकर खुद सारे काम देखने लगा। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, तू रहम कर, मेरी बच्ची को इस मुसीबत से निकाल दे। अगर इससे कोई नादानी हो गई है तो तू इसे माफ़ कर दे मेरे मालिक। वकार अली जाए नमाज पर सजदे में गिरे अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे थे। फिर उन्होंने जाए नमाज तह की और कमरे से बाहर निकल आए। सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। वकार अली ने तस्बीह हाथ में पकड़ी और कमरे से निकलकर लॉन में आ गए। वो आंखें बंद किए हुए दुआ पढ़ रहे थे। एकदम से मेन गेट बजा तो चौकीदार और गार्ड अलर्ट हो गए। इतनी सुबह कौन हो सकता है? चौकीदार ने चेक किया और गेट खोल दिया। वकार अली की निगाहें, नज़रें उसी तरफ थीं। दरवाज़ा खुला और हैदर बाबा ने अंदर कदम रखा। उनके पीछे एक बुज़ुर्ग भी थे। वकार अली बेइख्तियार खड़े हो गए। उनके दिल को एक ठारस मिली थी। हैदर बाबा को देखकर वकार अली ने उन लोगों को सलाम किया और उन्हें अंदर ड्राइंग रूम में ले आए। वकार अली ने एक मुलाजिम से कहकर साइम को भी बुलवा लिया। साइम समझा नवीन के इलाज के लिए वकार अली ने बाहर से किसी को बुलाया है, मगर साइम ड्राइंग रूम में गया तो वहाँ सफ़ेद कुर्ता शलवार पहने, सर पर पगड़ी बांधे एक बुज़ुर्ग सर झुकाए बैठे थे। डैड, आपने इन्हें बुलवाया है? ये करेंगे नवीन बाजी का इलाज? साइम ने हैरानी से सवाल किया। हाँ, वकार अली बोले। डैड, हो क्या गया है आपको? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप हैं कि इन चक्करों में पड़े हुए हैं। साइम ने कहा, खामोश रहो। वकार अली ने उसे डांट दिया तो साइम चुप हो गया। आप इधर आओ बेटा।
वो बुजुर्ग बड़े प्यार से बोले तो साइम हैरानी से देखता हुआ उनके पास बैठ गया। बेटा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। दुनिया ने तरक्की इल्म की वजह से, ज्ञान की वजह से की है, और जो हमारे पास है वो भी इल्म है। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका इलाज मेडिसिन नहीं कर सकती। फिर उन्होंने साइम से कहा, एक प्लेट मेरे सामने रखो और उसे पानी से भर दो। साइम ने हैरान होते हुए ऐसा ही किया। फिर बुजुर्ग ने साइम से सवाल किया, अपने दादा को पहचानते हो? साइम ने हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है, तो फिर इस प्लेट में देखो, बुजुर्ग ने कहा, और फिर उनके होंठ तेजी से हरकत करने लगे। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने प्लेट में फूंक मारी तो पानी में लहरें पैदा होने लगीं। जब पानी ठहरा तो वहां एक मंजर, एक दृश्य उभरा। म्याऊं 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 की चीखें मुअज्जम अली यानी साइम के दादा के कानों में पड़ीं तो उसकी नींदों में खलल पड़ गया। उसने गर्दन इधर उधर की और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। म्याऊं म्याऊं। अब के आवाज़ में तकलीफ भी थी और चीखें मौज़म के सर पर हथौड़े की तरफ बरस रही थी। मौज़म ने झिंझलाकर आंखें खोली। आवाज़ अब भी वैसे ही आ रही थी। मौज़म चरचराती चारपाई से उठ खड़ा हुआ। जाने रात का कौन सा पहर था। उसकी घरवाली उसके साथ वाली चारपाई पर सो रही थी। मौज़म ने आंखें झपकाकर इधर उधर देखा, मगर छत खाली थी। मौज़म वापस चारपाई पर बैठने वाला ही था कि म्याऊं म्याऊं की गुर्राहट, जिसमें दर्द भी साफ महसूस हो रहा था, सुनाई दी। मौज़म ने गौर किया और फिर आवाज़ की तरफ चल पड़ा। आवाज़ घर के पिछली तरफ वाले हिस्से से आ रही थी। मौज़म छत पर चलता हुआ पिछली तरफ गया और छत से नीचे झांकने लगा। फिर उसकी नज़र सामने गई तो चौंक गया। घर के पिछले हिस्से में मौजूद पुराने बादाम के पेड़ के नीचे एक आदमी आलती पालती मारे बैठा था। आंखें उसकी बंद थीं। उसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे। होठ उसके लगातार कुछ पड़ रहे थे। उससे जरा फासले पर एक आग का दायरा, एक आग का गोला जल रहा था। उस गोले के बीचों बीच एक काले बिल्ली का बच्चा सहमा हुआ चीख रहा था। मौज़म तेजी से नीचे उतरा और सहन में रखी बाल्टी में से पानी भरा और घर से निकलकर पिछली तरफ भागा। आदमी की आंखें अभी तक बंद थीं और होठ हरकत में थे। मौज़म तेजी से बिल्ली के बच्चे की तरफ बढ़ा और जलती हुई आग पर पानी डाल दिया। आग का बुझना था कि काली बिल्ली का बच्चा कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मुड़कर म्याऊं किया और ऊपर डालियों में गायब हो गया। ये देखकर मुअज्जम मुस्कुरा दिया। बेवकूफ, तेरा दिमाग खराब हो गया है जो तूने ये काम किया। तुझे ये करने की क्या जरूरत थी? मालूम भी है कितने वक्त से मैं इस घड़ी की राह तक रहा था। आज वक्त ने मेरा साथ दिया तो तूने फक से मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। उस आदमी ने अपनी लाल लाल आंखें लिए मुअज्जम को दहाड़ कर कहा, आवाज नीची कर और उठ यहां से। अपने कंधे काम बंद कर। ऊपर वाले की पैदा की हुई चीज को तकलीफ देता है और कहता है मैंने तेरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुअज्जम ने गुस्से से कहा, तू जानता नहीं है मैं कौन हूं। उस गंदे आदमी ने तंज करते हुए कहा। इससे पहले कि वो आदमी कुछ और कहता, आवाजें सुनकर आसपास के लोग भी निकल आए। मुअज्जम ने उन्हें सारी कहानी बताई तो लोग उस पर चढ़ दौड़े। वो आदमी वहां से भाग गया। फिर पानी में मंजर बदला, सीन बदला। मुअज्जम कारखाने से काम करके निकला। वो एक गरीब आदमी था जो कारखाने में मजदूरी करता था। रास्ते में से मुअज्जम ने पकौड़े लिए और घर आ गया। आज उसकी घरवाली मैके गई हुई थी। घर पहुंचकर मुअज्जम ने मुंह हाथ धोए और प्लेट में पकौड़े निकाले और बासी रोटी ली और चारपाई पर आकर बैठ गया। अभी उसने निवाले की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुअज्जम ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसका कद कुछ ज़्यादा ही लंबा था। मुअज्जम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, उस आदमी ने मुअज्जम से कहा। मुअज्जम उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह माफ़ करना भाई,
मैंने ख्याल नहीं किया। आओ अंदर आ जाओ। मुअज्जम ने शर्मिंदा होते हुए उसे अंदर आने का कहा। वो आदमी चारपाई पर आकर बैठ गया। चारपाई पर पकौड़े और बासी रोटी रखी हुई थी। मुअज्जम ने प्लेट उस आदमी के आगे रखते हुए कहा, बिस्मिल्लाह करो भाई। उस आदमी ने मुस्कुराकर मुअज्जम की तरफ देखा और बोला, बहुत खूबसूरत और बड़े दिल के मालिक हो मुअज्जम अली। मैं ज़रूर तुम्हारी दावत कबूल करूँगा अगर तुम मेरा लाया हुआ खाना भी इसमें शामिल करोगे। उस आदमी ने एक बड़ा सा थैला मुअज्जम के आगे करते हुए कहा, जिसमें से खाने की खुशबू आ रही थी। मुअज्जम ने झिझकते हुए थैली पकड़ी और खाना बर्तनों में निकालने लगा। तुम पानी लाओ, मैं खाना निकालता हूँ, उस आदमी ने कहा तो मुअज्जम पानी लेने चला गया। जब वो पानी का गिलास लेकर वापस आया तो चारपाई पर पुलाव, भुना हुआ गोश्त, फल, मिठाइयाँ सजे रखे थे। उस आदमी ने पकौड़े और बासी रोटी अपने आगे की और बोला, शुरू करो मुअज्जम अली। मुअज्जम ने झिझकते हुए खाना शुरू कर दिया। खाने का ऐसा जायका, ऐसा टेस्ट उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार चखा था। बेइंतहा लजीज, बेइंतहा टेस्टी खाना। खाना ख़त्म हुआ तो वो आदमी बोला, मुअज्जम अली, तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कल तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी। मुअज्जम हैरानी से उसे देखकर बोला, मैंने आपके बेटे की जान बचाई थी? हाँ मुअज्जम, कल रात तुमने जिस बिल्ली के बच्चे की जान बचाई थी वो मेरा बेटा था। उस आदमी की बात सुनकर मुअज्जम एकदम डर से उठ खड़ा हुआ। डरो मत मुअज्जम अली, आराम से बैठो, उस आदमी ने कहा तो मुअज्जम डरते डरते चारपाई के कोने पर टिक गया। फिर वो आदमी बोलना शुरू हुआ, समझ तो गए होगे मुअज्जम अली कि मेरा ताल्लुक़ कौम जिन्नात से है। कल मेरा बेटा बिल्ली के रूप में खेलता हुआ पेड़ से नीचे उतर आया था। हालांकि मैंने उसे मना किया था क्योंकि वो शैतान आदमी, काला जादू करने वाला, ताक में था उसे कब्जे में करने के लिए, मगर बच्चा है ना समझ, उसके काबू में आ गया। मगर ऊपर वाले ने सही वक्त पर तुम्हें भेजकर उसकी जान बचा ली। मुअज्जम डर के मारे खामोश बैठा, सुन रहा था। फिर वो आदमी दोबारा बोला, मैं तुम्हारा एहसान तो उतार नहीं सकता, मगर उसके बदले तुम्हें इतनी दौलत मिलेगी जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी आने वाली नस्लें बैठकर भी खाएं तो वो ख़त्म नहीं होगी, मगर तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम उस बादाम के पेड़ को कभी नहीं काटोगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। फिर उस आदमी ने एक अंगूठी मुअज्जम अली को देते हुए कहा, ये मेरी निशानी है, काम आएगी तुम्हारे। मुअज्जम बोला, मैं वादा करता हूँ। इतना कहना था कि वो आदमी गायब हो गया। मुअज्जम अपनी जगह बैठा हुआ था कि एकदम जलजला आ गया। उसका पूरा घर हिलने लगा और फिर घर के चारों कोनों से सोने के सिक्कों की जैसे ढेर उगलने लगे। ये देखकर मुअज्जम अली अपनी जगह सुन रह गया। पानी में एक दफ़ा फिर सीन बदला। अब के उसमें नवीन थी जो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। उस पेड़ को आज ही काट दो, उस पुराने पेड़ की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। तो कौड़ी का पेड़ जिसके लिए डैडी ने मुझे इस तरह कहा। साइम के देखते देखते पानी साफ हो गया और सीन गायब। उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकला। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, वकार साहब, आपकी बेटी ने अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जिन्नात से किए गए आपके ख़ानदानी वादे को तोड़ दिया है और अब वो जिन्नात का कबीला उसे तकलीफ़ अलग दे रहा है और वो जिनज़ादा उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अगर नवीन उसे पसंद नहीं आई होती तो अब तक मर चुकी होती। नवीन, ये क्या किया बेटा? वकार अली ने सर पकड़कर कहा। फिर उन्होंने बुजुर्ग की तरफ देखा। आप कुछ कीजिए जनाब, मेरी बच्ची इस सारे मामले से बेखबर थी। पहले आप जाइए और वो अंगूठी ले आइए जो आपके वालिद को जिन्नात ने दी थी। वो बुजुर्ग बोले,
तो वकार अली गए और वापसी पर उनके हाथ में एक बड़ी सी चांदी की हीरे जड़ी अंगूठी थी। नवीन बिस्तर पर लेटी थी। एकदम उसे अपने सीने पर बेइंतहा बोझ महसूस होने लगा। उसे लगा कि एक बहुत बड़ा भारी दहकता हुआ पत्थर उसके सीने पर रख दिया हो। उसने चीखना चाहा मगर उसकी आवाज़ नहीं निकल सकी। उसके पूरे वजूद में अंगारे दहकने लगे और वो तकिए पर सर पटकने लगी। उसके दोनों हाथों को किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ रखा था। तकलीफ से उसकी आंखों से आंसू जारी थे। नवीन ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी थी कि उसके वजूद की तकलीफ एकदम से गायब हो गई, मगर साथ ही वो बेहोश हो गई। वकार अली और वो बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुए तो नवीन एक झटके से उठ बैठी। मना किया था ना यहाँ आने से, नवीन मर्दाना आवाज़ में दहाड़ी। अब देख उसका अंजाम। नवीन के मुंह से इतना निकला और ज़मीन पर जाने कहाँ से सुलगते कोयले आ गए और नवीन ने उस पर नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। उसके पैर बुरी तरह चलने लगे। वकार अली तड़प कर बुजुर्ग से बोले, मेरी बच्ची। बुजुर्ग ने इशारे से वकार अली को खामोश कर दिया। बुजुर्ग ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो अंगारे गायब हो गए। नवीन ठहाके लगाने लगी। हमसे मुकाबला करेगा? हम सरदार जिन्नात के बेटे हैं। तुझे हमारी ताकत का अंदाज़ा नहीं। ये मेरी ही ताकत है जो ये अभी तक जिंदा है, वरना मेरा कबीला इसे मार चुका होता। इस बच्ची को छोड़ कर बात कर, बुजुर्ग बोले तो नवीन ने नाम में गर्दन हिला दी। मानता हूँ इस बच्ची से गलती हुई है, मगर तूने सब कुछ तबाह तो कर दिया। अब भी बदला पूरा नहीं हुआ जो इस बच्ची को तकलीफ दे रहा है, बुजुर्ग ने कहा। जिन्नात से वादा खिलाफी की सज़ा इतनी मामूली नहीं होती जो इस नुकसान से पूरी हो जाए। ये तकलीफ तो इसे ज़िंदगी भर उठानी पड़ेगी। नवीन के मुंह से मर्दाना आवाज़ निकली। इस बच्ची को तो उस वादे का कुछ पता ही नहीं था, तो सज़ा किस बात की? सज़ा तो उसको मिले जो जानबूझकर वादा खिलाफी करे। इस बच्ची ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। इंसाफ की बात कर, बुजुर्ग ने कहा। नवीन कुछ देर खामोश रही, फिर सर झटक कर बोली, ठीक है, आज से इसकी तकलीफ़ ख़त्म, मगर इसे तुम भूल जाओ। ये अब मेरी है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। रोक सकता है तो रोक ले। मानता हूँ मैं तुझे ऐसा करने से नहीं रोक सकता, मगर ये जान ले कि इंसान और जिन्नात का मिलाप कभी नहीं हो सकता, बुजुर्ग ने कहा। नहीं हुआ तो अब होगा। इसे तो मैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, नवीन ने मर्दाना आवाज़ में कहा। मुझे तुझसे बात करनी है, इस बच्ची के जिस्म से बाहर आ, बुजुर्ग ने कहा तो नवीन के जिस्म से काला धुआं बाहर आया और नवीन नीचे गिर गई। फिर उस धुएं ने उसी नौजवान का रूप धार लिया। एहसान फरामोश है तू, इस खानदान ने तेरी जान बचाई थी और तू उन्हीं की बच्ची को परेशान कर रहा है। अरे तुझे तो अपने बाप के वादे का भी पास नहीं है। बुजुर्ग ने चांदी की हीरे जड़ी अंगूठी हथेली पर रखकर आगे की तो वो जिन कई कदम पीछे हट गया और खामोश होकर खड़ा हो गया। फिर उसने नवीन की तरफ देखा और बोला, अगर हमारे अब्बा हुजूर ने ये अंगूठी देकर मदद का वादा नहीं किया होता तो खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत मुझे इसे अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकती थी। मगर याद रखना, जब तक ये अंगूठी इसके पास है तो ये वादा है, उसके आगे नहीं। इतना कहकर वो जिनज़ादा गायब हो गया। शुक्र कीजिए ये अंगूठी आपके पास थी, वरना वाकई आपकी बेटी को कोई नहीं बचा पाता उस जिनज़ादे से। आपको उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, बुजुर्ग ने कहा और फिर वो हैदर बाबा के साथ चले गए। हैदर बाबा गांव तो गए, मगर वहां से उनके बेटे का फ़ोन आ गया कि रात उनका इंतकाल हो गया है। वकार अली अपने दोनों बच्चों के साथ गांव गए। उनका दिल रो रहा था उनके मोहसिन, उनके दोस्त की जुदाई पर, जिन्होंने ना सिर्फ बरसों उनके ख़ानदान की खिदमत की बल्कि उनकी बच्ची की ज़िंदगी भी बचाई। वकार अली के इंतकाल को 40 दिन गुजर चुके थे। पहले हैदर बाबा गए और अब 2 साल बाद वकार अली।
साइम और नवीन ने सारा बिजनेस इंग्लैंड शिफ्ट करने का इरादा कर लिया था। नवीन ने जल्दी जल्दी देश से सब बिजनेस वाइंड अप किया, सिवाय उस डेनिम फैक्ट्री के, क्योंकि वहाँ वो बादाम का पेड़ था। साइम के कहने पर मुलाजिम ने लाकर उसे सारा सामान, कागजात, फाइल्स निकाली और एहतियात से ब्रीफ केस में रख दिए। उसने सब चीज़ें नवीन से डिस्कस की और इंग्लैंड जाने के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गया। 1-2 काम रहे थे जिनकी वजह से नवीन की फ़्लाइट 2 दिन बाद की थी। नवीन ने मोबाइल साइड बॉक्स पर रखा और अपने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगी। उस कमरे में बचपन से लेकर आज तक की अच्छी बुरी यादें बसी हुई थीं। वो बोझल कदमों से बिस्तर तक आई और लेट गई। अगले दिन वो हमेशा के लिए इंग्लैंड जा रही थी। वो बिस्तर पर लेटी तो सारी घटना उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई तो नवीन ने ख्यालों को झटका और आंखें बंद कर ली। एकदम से नवीन को जलन का एहसास हुआ तो वो करंट लगने वाले अंदाज में उठकर बैठ गई और जल्दी से लाइट जलाई तो कमरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। नवीन अपने वहम पर मुस्कुरा दी, मगर उसकी मुस्कुराहट हवा के एक तेज आने वाले झोंके ने उड़ा दी, जिससे नवीन के सारे बाल बिखर गए थे। कौन? नवीन ने डरते डरते पूछा। नवीन का पूछना था कि उसे अपने कान के पास जलन महसूस हुई। फिर वो इतनी बढ़ गई कि उसके कान की लौ जैसे जलने लगी। फिर उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, अपने बेहद करीब। फिर कान के पास उसे विस्पर सुनाई दी, जिन। ये सुनते ही नवीन ने डर से आंखें मीच ली और सोचने लगी कि ये मेरा डर है, मेरा वहम, और गर्दन घुमाई और लरसती हुई आंखें खोली तो वही नौजवान जिनज़ादा अपनी काली घनी भौंों के नीचे मौजूद चमकदार आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट से नवीन के जिस्म में दौड़ते खून की गर्दिश तेज हो गई थी, बेइंतहा तेज। उधर साइम इस बात से बेखबर था कि इंग्लैंड जाने वाले ब्रीफकेस के सामान में वो अंगूठी भी थी जो कि नवीन को बचाती। अब वो अंगूठी इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। नवीन ने बिस्तर से उतरने की कोशिश की तो उसे किसी ने जकड़ लिया और फिर नवीन को काले तपते धुएं ने अपने आगोश में ले लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।